एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 2 दैट इज ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। सो व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर? व्हाट इज ओलंपिक, एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स, ओलंपिज्म क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज, ओलंपिक सिंबल्स, मोटो, फ्लैग, ओथ एंड एंथम एंड ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर जिसके अंदर आते हैं IOC, NOC, IFS एंड अदर मेंबर्स। तो दोस्तों, व्हाट इज ओलंपिक? ओलंपिक एक ऐसा इंटरनेशनल स्पोर्ट है जो हर 4 साल में एक बार होता है एंड हर बार वो अलग अलग जगह पर होता है, अलग अलग कंट्री में होता है एंड वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स। सो इट इज अ सेट ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन दैट आर हेल्ड इन every 4 years. The Olympic Games are held in a different country on each occasion and it is divided into 2 categories, that is Summer Olympics and Winter Olympics. तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला टॉपिक है एंशिएंट ओलंपिक्स, यानी ओलंपिक्स की शुरुआत कैसे हुई थी, पुराने ज़माने में ओलंपिक्स कैसे खेला जाता था, इसकी शुरुआत किसने करी थी, ये कहाँ पे खेला गया था। द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स began at ओलंपिया इन एथेंस, ग्रीस इन 776 BC। ये 5 दिनों के लिए खेला गया था एंड ये कहाँ पे खेला गया था? वुडेड वैली ओलंपिया इन इलिस। तो एक वुडेड वैली थी ओलंपिया, कहाँ पे? एथेंस, ग्रीस में। वहाँ पे पहली बार ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी एंड कौन सी डेट पे हुई थी? 776 BC। और 5 दिनों के लिए यह जो गेम था वो आयोजित किया गया था। अब दोस्तों, ग्रीस की हम बात करें तो हमको हमेशा ग्रीक गॉड्स की याद आती है एंड ग्रीक गॉड्स में जो सुप्रीम गॉड थे उनका नाम था जियस। तो ग्रीस के जो लोग थे जियस को सबसे सुप्रीम गॉड मानते थे एंड उनके ऑनर में जो एंशिएंट ओलंपिक्स हैं उनकी शुरुआत हुई एंड जियस के बेटे कौन थे? हरक्यूलिस। तो हरक्यूलिस ने अपने फादर के ऑनर में इन गेम्स की शुरुआत करी थी। At the time, the Greeks erected statues and built temples dedicated to Zeus, considered supreme among gods. Later on, Hercules, the son of Zeus, started these games in honor of his father. तो जियस को सुप्रीम गॉड माना जाता है एंड जियस के बेटे हरक्यूलिस ने उनके ऑनर में, उनके सम्मान में एंशिएंट ओलंपिक्स की शुरुआत करी थी। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा कि ये जो गेम है वो 5 दिन के लिए होता था। तो पहले दिन पे बर्न्ड द सेक्रेड टॉर्च, पहले दिन पे वो जो सेक्रेड है टॉर्च, आप अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ओलंपिक्स में भी टॉर्च कैसी हो गई है, ठीक है, जो फ्लेम है उसमें से एक टॉर्च जलाई जाती है। तो पहले दिन एंशिएंट ओलंपिक्स में एक टॉर्च जलाई जाती है। दूसरे दिन एनिमल गेम्स होते हैं, सारे लोग जो हैं अपने एनिमल्स को लेकर आते थे और एनिमल गेम्स हुआ करते थे। थर्ड डे पर होता था फुट, चैरियट, रनिंग एंड थ्रोइंग। चैरियट मतलब आगे कोई एनिमल है और पीछे बैठने के लिए पूरा कार्ट लगा हुआ है, दैट इज चैरियट। तो चैरियट गेम्स भी होते थे, तेजी से अपने कार्ट को भगाना एंड रनिंग एंड थ्रोइंग, ये सारे गेम्स होते थे। फोर्थ होते थे कॉन्टैक्ट गेम्स। कॉन्टैक्ट मतलब जब 2 प्लेयर्स आपस में कॉन्टैक्ट करते थे। कौन से गेम में कर सकते हैं ऐसा? बॉक्सिंग में। तो बॉक्सिंग होती थी 4th डे पे एंड 5th डे क्लोजिंग सेरेमनी होती थी एंड अवार्ड्स देते थे। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि अवार्ड्स किस तरीके से दिए जाते हैं, मेडल्स दिए जाते हैं। हम बोलते हैं इसने तो गोल्ड मेडल जीता, इसने सिल्वर जीता, इसने ब्रॉन्ज जीता। तो उस समय में जो ऑलिव ट्री की जो लीव्स होती थी, ठीक है, ऑलिव ट्री की जो लीव्स होती थी उससे क्राउन बनाया जाता था, जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हो। एंड जो भी जीतता था वो गेम, उनको ये क्राउन पहना दिया जाता था। द विनर ऑफ दीज गेम्स वर क्राउन्ड विद रीड्स फ्रॉम अ सेक्रेड ऑलिव ट्री दैट ग्रू बिहाइंड द टेम्पल ऑफ जियस। और ऐसा माना जाता था कि ये जो ऑलिव ट्री है वो जियस के टेम्पल के पीछे उगाई गई थी और इस ट्री को किसने प्लांट करा था? उनके बेटे हरक्यूलिस ने। All right. The Olympic Games were considered as religious events for the Greeks. The site Olympia was dedicated to Zeus. तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये कोई गेम्स जस्ट एज फन एक्टिविटी के लिए नहीं होते थे, लेकिन उनके जो सुप्रीम गॉड थे जियस, उनके सम्मान में होते थे। सो फॉर दीज पीपल दीज गेम्स वर हेल्ड एज रिलीजियस इवेंट्स, ठीक है। द साइट ओलंपिया वॉज डेडिकेटेड टू जियस। और वो जो ओलंपिया वैली है, जैसे कि हमने डिस्कस करा, ओलंपिया वैली में ये सब कुछ होता था, तो वो जो साइट थी वो डेडिकेटेड थी जियस को। तो ये जो गेम है हर 4 साल में एक बार होते थे। दीज गेम्स वर हेल्ड एवरी 4 years फ्रॉम 776 BC टू 393 AD। अब ये बहुत ज़रूरी है कि
एंशियंट गेम्स की शुरुआत तो हो चुकी थी और ये गेम्स काफ़ी साल तक खेले भी गए, ऑलमोस्ट 1170 ईयर्स तक ये गेम्स खेले गए। लेकिन जब एक रोम एम्परर आया जिसका नाम था थियोडोसियस, उन्होंने इस एंशियंट ओलंपिक गेम्स को अबॉलिश कर दिया। तो फिर उसके बाद 394 AD से ये गेम्स कभी नहीं खेले गए। एंड ओलंपियाड क्या होता है, हर 4 साल में ओलंपिक्स होता है, तो बीच का जो गैप होता है उसको ओलंपियाड बोला गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि यहाँ गेम्स कहाँ पे पहली बार शुरुआत हुई थी। ओलंपिया वैली, एथेंस, ग्रीस में 776 BC में ये 5 दिन के लिए खेला जाता था। जियस के ऑनर में खेला जाता था। हर्क्यूलिस ने इसकी शुरुआत करी थी, लेकिन थियोडोसियस जब आया रोम एम्परर तो उसने इसको अबॉलिश कर दिया। एंड 4 साल में ये गेम्स खेले जाते हैं और बीच में जो गैप होती है उसको ओलंपियाड बोला गया है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज मॉडर्न ओलंपिक्स। अब दोस्तों हमने देखा कि कैसे रोम एम्परर आया और उसने सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन फिर से ओलंपिक्स गेम्स की शुरुआत कैसे हुई। तो इसका जो क्रेडिट है वो जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स पेरी बेरेंडी कूपर्टन को। इनको हम अब से पीबी बोलेंगे क्योंकि इनका नाम बहुत ज़्यादा लंबा है। तो ये जो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स थे पीबी, इन्होंने शुरुआत करी थी मॉडर्न ओलंपिक्स की। अब कैसे करी थी, अब ऐसा बोलते हैं कि पीबी जो थे वो एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो वो एक स्टडी करने आए थे कि जो ये टेम्पल्स थे जहाँ एंशिएंट ओलंपिक्स होते थे उस पर एक लैंडस्लाइड, बिजली गिर गई थी। तो ये लोग ओलंपिया के टेम्पल्स को स्टडी करने आए थे और स्टडी कर रहे थे। आर्कियोलॉजिस्ट का तो काम होता है ये सब करना, है ना। तो जब हमारे जो पीबी थे वो इसको स्टडी कर रहे थे तो उनके मन में फिर ये इच्छा जाग गई कि इतने बढ़िया गेम्स होते थे, लोग मस्ती मज़े करते थे, फन एक्टिविटीज़ भी होती थी, तो क्यों ना इसको फिर से रिवाइव करा जाए। तो इसका पूरा जिम्मा किसने ले लिया, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स पीबी ने। तो in 1875, a group of German archaeologists began to excavate the ruins of the stadium and temples of Olympia. These remains were destroyed by earthquake and buried by a landslide. तो पीबी ने फिर क्या करा, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी इन 1894 और बोला सबको कि आओ मिलके हम इस पर चर्चा करते हैं, फिर से इसको रिवाइव करते हैं। लेकिन ये जो मीटिंग थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन हमारे पीबी ने, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स ने हार नहीं मानी। इन्होंने फिर से एक मीटिंग रखी और बहुत सारे डेलीगेट्स को बुलाया। डेलीगेट्स मतलब जो किसी राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्होंने डेलीगेट्स को बुलाया जिसमें 9 कंट्रीज आई थी, यूएस, इंग्लैंड, स्वीडन, स्पेन, इटली, रशिया, ग्रीस, बेल्जियम, फ्रांस, to discuss the revival of Olympic Games. So finally, the first modern Olympic Games were opened on Sunday on March 24th, 1896 in Athens in Greece. वेरी इंपॉर्टेंट, ये MCQ में आ ही सकता है, आता ही है कि पहली बार मॉडर्न ओलंपिक कहाँ पे हुए थे, कौन सी डेट पर हुए थे। तो ये हुए थे March 24, 1896 इन एथेंस इन ग्रीस। एंड बहुत सारे ओलंपिक्स थे जो कैंसिल भी हो गए। तो अभी हमने जैसे कि डिस्कस करा कि हर 4 साल में गेम्स होते थे, लेकिन बहुत सारे ओलंपिक गेम्स ऐसे भी थे जो कैंसिल हो गए। जैसे कि ओलंपिक्स ऑफ 1916 कैंसिल हो गया वर्ल्ड वॉर 1 के कारण, ओलंपिक 1940 कैंसिल हो गया वर्ल्ड वॉर 2 के कारण, एंड 1994 भी कैंसिल हो गया वर्ल्ड वॉर 2 के कारण। तो वर्ल्ड वॉर की स्टोरीज तो हमने पढ़ी ही हुई है कि कितनी भयंकर लड़ाइयाँ हुई थी, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, कितने लोग थे जो फिजिकली इम्पेयर्ड हो गए थे, किसी की आंखें चली गई थी, किसी का सुनाई देना बंद हो गया था, किसी ने अपना पैर गंवा दिया, किसी ने अपना हाथ गंवा दिया। तो वर्ल्ड वॉर की स्टोरीज तो बहुत ही ज़्यादा भयानक हैं। एंड जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, चाहे वो 1 हो या 2 हो, तब ओलंपिक गेम्स को कैंसिल कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे समझो आज इस साल ओलंपिक गेम्स हुए, ठीक है, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स आज हुए, 4 साल बाद ओलंपिक गेम्स 2 हुए, उसके बाद 4 साल बाद ओलंपिक गेम्स 3 हुए। तो जो भी ओलंपिक गेम कैंसिल कर दिया जाता था वो नंबर वहीं पर कैंसिल कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर 3rd ओलंपिक गेम कैंसिल हो गया तो जो 4th ओलंपिक गेम्स होंगे वो 4th कहे जाएंगे, ना कि 3rd तो कैंसिल हो गया, तो जो कैंसिल हो जाता था वो नंबर वहीं छूट गया है, ठीक है। अब 4th ओलंपिक गेम होंगे, 5th होंगे। अब जैसे 6th कैंसिल हो गया तो अगले 4 साल बाद फिर से 6th ओलंपिक गेम नहीं होगा, 7th ओलंपिक गेम होगा, ठीक है। तो जो कैंसिल हो जाते थे उनको कैंसिल ही कर दिया जाता था, मतलब उनका जो नंबर था वो फॉरवर्ड नहीं होता था। तो इस तरीके से मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फाउंडर कौन है, हमारे पीबी, दैट इज पेरी बेरेंडी कूबर्टिन।
एंड पहली मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुई थी? मार्च 24, 1896 एथेंस ग्रीस में। और बहुत सारे ओलंपिक्स गेम्स थे जो कैंसिल भी हो गए ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2, दैट इज 1916, 1940 एंड 1994। नाउ दोस्तों, जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं तो ओलंपिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओलंपिक फ्लैग होता है, ओलंपिक ओथ होती है, ओलंपिक क्रीड यानी ओलंपिक मैसेज होता है, ओलंपिक अवार्ड्स होते हैं, ओलंपिक फ्लेम होती है, ओलंपिक टॉर्च होता है। तो यही सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज ओलंपिक फ्लैग। तो ओलंपिक फ्लैग हमने देखा कि एक वाइट फ्लैग होता है और उसमें रिंग्स बनी होती हैं 5, और 5 जो रिंग्स होती हैं वो अलग अलग कलर की होती हैं। तो ये जो रिंग्स हैं कुछ सिंबलाइज करती हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो ओलंपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कौन है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स? कौन थे? हमारे पीबी। तो जितनी भी ओलंपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं पीबी ने ही इंट्रोड्यूस करा है। So Baron Perry de Coubertin, the founder of modern Olympics, designed the flag around 1913. तो ये जो फ्लैग है वो 1913 को डिज़ाइन हुआ था। ये एक फ्लैग था जिसमें कोई बॉर्डर नहीं है एंड इसमें 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स हैं एंड ये प्लेन वाइट सिल्क का बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो फ्लैग है प्लेन वाइट सिल्क का बना हुआ है, इसकी कोई बॉर्डर नहीं है, इसमें 5 रिंग है ये, और ये जो 5 रिंग है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड आप सोचोगे बस यही कलर क्यों लिए, इसके अलावा कोई कलर क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऐसा मानना था कि ये जो कलर्स हैं कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई कलर तो हर नेशन के फ्लैग में होता ही है। ठीक है, ऐसा जनरलाइज करा गया, इसीलिए इन रिंग्स को ये कलर दिया गया। और ये जो रिंग्स हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जैसे कि रेड जो है अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को, येलो एशिया को, ब्लू यूरोप को एंड ब्लैक अफ्रीका को। तो मैंने इसको ऐसे याद करा है, राम, गाऊ, यास, बियू, ब्लाफ। तो R is for red and AM is for America, G is for green and AU is for Australia, Y is for yellow and AS is for Asia, B is for blue and EU is for Europe, and BLAF stands for BL is for black and AF is for Africa। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि MCQ में ये क्वेश्चन तो आता ही है कि ये वाला रंग कौन सा कॉन्टिनेंट रिप्रेजेंट करता है, ये वाला रंग कौन सा है, एंड जो फ्लैग है वो प्लेन सिल्क का होता है। ऑल राइट, नाउ दीज लॉक रिंग्स आर इंटरलॉक। तो आप देखोगे कि ये जो रिंग्स है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है। तो ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? ब्रदरहुड की भावना, भाईचारे की भावना। And the Olympic flag was first used at 1920 games in Antwerp, Belgium। तो पहली बार ओलंपिक फ्लैग का इस्तेमाल हुआ था बेल्जियम में इन 1920। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जब भी ओलंपिक गेम्स खत्म हो जाते हैं तो जिस कंट्री में ओलंपिक गेम्स होस्ट होता है उसका जो मेयर होता है, फ्यूचर ओलंपिक जहाँ भी होने वाला है उसके मेयर को ये फ्लैग दे देता है। एंड वो फ्लैग फ्यूचर मेयर के पास तब तक रहता है जब तक ओलंपिक्स की शुरुआत नेक्स्ट टाइम नहीं हो जाती, एंड फिर ये जो रीत है वो चलती जाती है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो क्या है? ओलंपिक मोटो है सिटियस, एल्टियस एंड फोर्टियस, विच मीन्स फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तो इसके मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं कि सिटियस का मतलब क्या है, ऑल्टियस का मतलब क्या है, फोर्टियस का मतलब क्या है। तो सिटियस का मतलब है फास्टर, एल्टियस का मतलब है हायर एंड फोर्टियस का मतलब है स्ट्रॉन्गर। और इस मोटो को किसने दिया था? जाहिर सी बात है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स पेरी डी कुबर्टिन। एंड ऐसा कहा जाता है कि उनके जो एक फ्रेंड थे हेनरी डिडॉन, उन्होंने सजेस्ट करा था उनको ये मोटो, एंड तभी से ये यूज करा जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज ओलंपिक ओथ, यानी शपथ क्या ली जाती है? तो ओलंपिक गेम्स में शपथ ली जाती है कि इन द नेम ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर्स आई प्रॉमिस दैट वी शैल टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स रेस्पेक्टिंग एंड अबाइडिंग बाय द रूल्स दैट गवर्न देम in true spirit of sportsmanship for the glory of sport and the honor of our teams। तो जो एथलीट हैं, जो खेलते हैं, वो ओलंपिक ओथ लेते हैं, एंड वो यही ओथ लेते हैं कि हम जो ये गेम है उसको इम्पार्शलिटी के साथ खेलेंगे, अच्छे तरीके से खेलेंगे, सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे सभी को,
एंड अपनी टीम के ऑनर के लिए खेलेंगे. ऑल राइट. One athlete from the host country takes the oath at the opening ceremony on behalf of all the athletes. जिस कंट्री में वो ओलंपिक गेम्स हो रहा है, होस्ट कंट्री जिसको बोला गया है, वहाँ से जो एक एथलीट होता है, उस कंट्री का जो एक एथलीट होता है, वो ये ओथ लेता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एथलीट्स. ऑल राइट. और जो ऑफिशियल्स होते हैं वो भी ओथ लेते हैं कि हम फेयर प्ले करवाएंगे, हम इम्पार्शलिटी नहीं करेंगे, किसी को जानबूझ के फेवर नहीं करेंगे एंड सबका रिस्पेक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज द ओलंपिक फ्लेम. ओलंपिक फ्लेम आपने देखी होगी, ओलंपिक्स में जलती रहती है एंड इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें ग्रीस से ही देखने को मिलता है. ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रीस से ही लिया गया है. तो जब ओपनिंग सेरेमनी होती है, उसका जो लास्ट रनर होता है वो एक टॉर्च लेके आता है, एक मशाल लेके आता है और उससे इस फ्लेम को जलाता है और ये फ्लेम क्लोजिंग सेरेमनी तक पूरे ओलंपिक्स में जलती रहती है. द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइटिंग ऑफ द ओलंपिक फ्लेम केम फ्रॉम एंशिएंट ग्रीस. ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी द लास्ट रनर कैरीज द टॉर्च इनटू ओलंपिक स्टेडियम. द फ्लेम इज देन लिट from the torch and stays lit until it is extinguished in the closing ceremony. तो first time ये flame कब जलाई गई थी? The flame was first introduced in modern Olympics at 1928 games held in Amsterdam and तब से ये जो flame का concept है वो चला आ रहा है. और ये जो flame है वो क्या symbolize कर रही है? Continuity between the ancient Olympic games and modern Olympic games. यानी वो जो आग जलाई गई थी 776 BC में ग्रीस में, वो जो प्रथा चलाई गई थी ओलंपिक्स की, वो अभी तक चलती आ रही है. तो उसी कंटिन्यूटी को ये जो फ्लेम है वो सिंबलाइज कर रही है. नेक्स्ट है हमारा टॉर्च रिले. तो अभी हमने बात करी कि जो ओलंपिक फ्लेम है उसको एक मशाल से, उसको एक टॉर्च से जलाया जाता है, तो उसी को बोला है टॉर्च रिले, जिसको इंट्रोड्यूस करा था कार्ल डीएम ने. एंड पहली बार टॉर्च रिले हुई थी इन द ओलंपिक्स इन 1936 इन द बर्लिन गेम्स. एंड जो टॉर्च का कॉन्सेप्ट है वो भी हमको ओलंपिया से ही मिलता है. ऑल द पूरा जो ओलंपिक्स का इवेंट है या ओलंपिक का कॉन्सेप्ट है वो हमको ग्रीस से ही मिलता है फ्रॉम 776 BC. तो अभी हमने डिस्कस करा कि ओपनिंग सेरेमनी में जो लास्ट रनर होता है वो ये टॉर्च लेके आता है, वो ये मशाल लेके आता है एंड जो फ्लेम है उसको जलाता है और वो जो फ्लेम है क्लोजिंग सेरेमनी तक जलती रहती है. एंड जो फ्लेम है और ये जो टॉर्च है या जो मशाल है, दोनों ही चीज़ एक ही चीज़ को सिंबलाइज कर रही है कि वो जो कल्चर ट्रेडिशन फॉलो करते हुए हम आ रहे हैं पुराने टाइम से, वो चलता हुआ आ रहा है. The torch relay symbolizes Olympic movement and Olympic traditions being passed from one generation to another. और पहली बार ये कब हुआ था? The first relay took place during the 1936 Berlin Games. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट टॉपिक इज ओलंपिक क्रीड. ओलंपिक क्रीड मतलब ओलंपिक का मैसेज क्या है. तो इतना बड़ा जो गेम है जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, लाखों लोग करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं, उसका क्या मैसेज है? उसका मैसेज यही है कि जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो स्ट्रगल करते हैं हम वो इम्पॉर्टेंट है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट. यानी जीतना ज़रूरी नहीं है लेकिन हिस्सा लेना ज़रूरी है, स्ट्रगल करना ज़रूरी है. जस्ट एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ नॉट द ट्रायम्फ बट द स्ट्रगल. यानी जीवन में भी जीतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो स्ट्रगल हम करते हैं उस जीत को हासिल करने के लिए वो ज़रूरी है. कम से कम स्ट्रगल तो हमें करना ही है. द एसेंशियल थिंग इज़ नॉट टू हैव कॉन्कर्ड बट टू हैव फॉट वेल. जीतना ज़रूरी नहीं है, जीत ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम स्ट्रगल करें, हम अच्छे से लड़े. तो यही मैसेज है ओलंपिक का. ओके, और इसको भी किसने दिया था? पीवी ने. हमारा अगला टॉपिक है द ओलंपिक एंथम. तो हमें पता है कि ओलंपिक एंथम जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में ओलंपिक गेम्स में बजाया जाता है. एंड IOC दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, उसके जितने भी ऑफिशियल फंक्शंस होते हैं उसमें ये एंथम को बजाया जाता है. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिम्मेदार होती है ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए. ये सुपीरियर कमेटी होती है सभी कमेटियों में. हम आगे जाके इसको पढ़ने वाले हैं. अब जो हमारा ओलंपिक एंथम है, इसका म्यूजिक, इसको कंपोजिशन किसी और ने दिया था और इसके वर्ड्स किसी और ने दिए थे. तो इसको कंपोज किसने किया था? स्पाइरोस समारिस ने. और इसके वर्ड्स दिए थे एक ग्रीक पोएट ने जिनका नाम था कॉस्टिस पैलामस. राइट.
एंड हमको पता है दैट द नेशनल एंथम ऑफ द फर्स्ट प्लेस विनर इज प्लेड एज ईच मेडलिस्ट नेशनल फ्लैग इज रेज। तो हर गेम में जो फर्स्ट आता है उस व्यक्ति के नेशन का नेशनल एंथम भी बजाया जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ओलंपिज्म। तो ओलंपिज्म क्या होता है? ओलंपिज्म एक थॉट प्रोसेस है, एक फिलॉसफी है, एंड इट इज वेरी सिमिलर टू ओलंपिक वैल्यूज। ओलंपिज्म से ही ओलंपिक वैल्यूज का जन्म हुआ है, आप कह सकते हो। तो इसके कॉन्सेप्ट को भी किसने दिया था? फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स पेरी डी कुबर्टिन ने दिया था, और उनका मानना था कि स्पोर्ट्स कैन प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिंगिंग कम्युनिटीज टुगेदर। उनका मानना था कि जो स्पोर्ट्स है वो बहुत सारी कम्युनिटीज़ को साथ लाता है। हमको पता है कि जब ओलंपिक गेम्स खेले जाते हैं तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग कास्ट, रेस, रिलीजन, कलर, सभी अलग अलग तरीके के लोग साथ में आते हैं, कम्युनिटी के रूप में काम करते हैं और खेलते हैं, compete करते हैं। तो हमारे जो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स थे, उनका मानना था कि ओलंपिज्म जो है, ओलंपिज्म क्या है? एक फिलॉसफी, एक थॉट प्रोसेस है, और उसमें क्या है कि स्पोर्ट्स जो है हम सबको साथ में लाता है, एक टुगेदरनेस की भावना को बढ़ाता है, और स्पोर्ट्स के थ्रू हम एनकरेज करते हैं फ्रेंडशिप को, टुगेदरनेस को और फेयर प्ले को। एनकरेजिंग फ्रेंडशिप क्यों? क्योंकि जब अलग अलग नेशन के जो एथलीट्स है वो साथ में आते हैं तो फ्रेंडशिप बढ़ती है, और जब ओलंपिक खेला जाता है तो जो अलग अलग नेशन के एथलीट तो साथ आते ही आते हैं, अलग अलग नेशन भी साथ आते हैं, और कुछ पलों के लिए वो अपनी राइवलरी को भुला देते हैं और एक टुगेदरनेस की भावना को शेयर करते हैं। तो ओलंपिज्म कुछ भी नहीं है। ओलंपिज्म एक थॉट प्रोसेस, एक फिलॉसफी है जो हमारे फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स ने दी थी, और उनका मानना था कि स्पोर्ट्स जो है वो एक टुगेदरनेस की, फ्रेंडशिप की भावना को बढ़ाता है और फेयर प्ले को बढ़ाता है, एनकरेज करता है। फेयर प्ले का मतलब क्या है कि प्ले जो है वो फेयर तरीके से होना चाहिए, कुछ इलीगल यहाँ पर यूज नहीं होना चाहिए मेथड्स का, सब्सटेंसेस का, और सभी को एक फेयर चांस देना चाहिए खेलने का, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, कलर, क्रीड एंड नेशनैलिटीज, राइट। So Olympism is a philosophy of life which places sports at the service of humanity, और जो ओलंपिज्म है वो ओलंपिक गेम्स को यूनिक बनाता है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओलंपिज्म? तो हमको पता है कि जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमें एक बेटर पर्सन बनाता है, सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी। हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ लिया है कि स्पोर्ट्स के थ्रू कैसे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से ओलंपिज्म भी मानता है कि स्पोर्ट्स के थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होता है, हम बेटर सिटीजन्स बनते हैं, और जैसे कि हमने डिस्कस करा कि इट इम्प्रूव्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, क्योंकि अलग अलग लोग आके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अलग अलग नेशंस की राइवलरी भी जो है खत्म हो जाती है कुछ पलों के लिए, राइट। तो ओलंपिज्म का मानना है कि स्पोर्ट्स जो है एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है और वो एक पीसफुल सोसाइटी को प्रमोट करता है। तो अचीवमेंट क्या है ओलंपिज्म की? तो जैसे ही आईओसी बना था ऑन जून 23, 1984, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो आईओसी का निर्माण हुआ था जून 23, 1984 को। तब से ओलंपिज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है। इट सेलिब्रेट्स द वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म थ्रू ओलंपिक गेम्स। और जो ओलंपिज्म है वो फेयर प्ले को भी बढ़ावा देता है कि किसी भी तरीके का किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और इलीगल मेथड्स और इलीगल सब्सटेंसेस का यूज नहीं होना चाहिए। इट फाइट्स अनएथिकल एंड इलीगल प्रैक्टिसेस सच एज डोपिंग एंड मैच फिक्सिंग विच डिफेम द इमेज ऑफ स्पोर्ट्स। तो हमें पता है कि बहुत सारे एथलीट्स जो हैं वो इलीगल सब्सटेंसेस का यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, या ऑलरेडी मैच फिक्स हो जाते हैं। तो इन सबको वो इसके अगेंस्ट फाइट करता है ओलंपिज्म, राइट। नेक्स्ट इज ओलंपिक वैल्यूज। तो ओलंपिक वैल्यूज का जन्म ओलंपिज्म से ही हुआ है। ओलंपिज्म क्या है? एक थॉट प्रोसेस है जिसमें बताया गया है कि स्पोर्ट्स के थ्रू हम बेटर सिटीजन बनते हैं, फ्रेंडशिप बढ़ती है, लॉयल्टी बढ़ती है, ब्रदरहुड बढ़ता है, फेयर प्ले हम प्रमोट करते हैं। तो वैसे ही ओलंपिक वैल्यूज में भी ये जो सारी वैल्यूज हैं वो एक साथ आ जाती है। हमारे जो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स हैं वो कहते हैं कि जीतना ज़रूरी नहीं है लेकिन लड़ना ज़रूरी है। जैसे ओलंपिक गेम्स में बहुत सारे एथलीट्स मिलके कम्पीट करते हैं लेकिन कुछ ही लोग जीत पाते हैं। तो हमारे जो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स हैं वो बोलते हैं कि जीतना ज़रूरी नहीं है लेकिन लड़ना ज़रूरी है, राइट। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे भी अगर आके आप खेल रहे हो तो आप में कोई ना कोई बात तो होगी। तो वो जो स्ट्रगल है वो ज़रूरी है, और द असेंशियल थिंग इज नॉट टू हैव कॉन्कर्ड बट टू हैव फॉट वेल। तो जीतना जरूरी नहीं है लेकिन स्ट्रगल करना जरूरी है, अच्छे से लड़ना जरूरी है, अपना बेस्ट शॉट देना जरूरी है। द डेवलपमेंट ऑफ लॉयल्टी, ब्रदरहुड एंड टीम स्पिरिट टेक्स प्लेस थ्रू पार्टिसिपेशन इन
गेम्स। तो जैसा कि मैंने आपको फोटो बना के दी है, ओलंपिक वैल्यूज जब अलग अलग लोग आके कॉम्पीट करते हैं ओलंपिक में तो बहुत सारे वैल्यूज हैं, उसका जन्म भी होता है, उसको फॉलो भी करना चाहिए। जैसे सभी का सम्मान करना चाहिए, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, नेशन, नेशनैलिटीज, राइट, तो सभी का सम्मान करना चाहिए। एक्सीलेंस, अपना बेस्ट शॉट देना चाहिए। तो जैसा कि उन्होंने बोला कि जीतना जरूरी नहीं है लेकिन लड़ना ठीक से चाहिए, अच्छे से चाहिए। तो एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप, जब अलग अलग एथलीट साथ में आते हैं तो उनमें भी दोस्ती होती है और अलग अलग नेशंस भी अपनी राइवलरी को भूल के साथ में आते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, एंड फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इसमें किसी भी तरीके का नेशंस का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। एंड फ्री फ्रॉम अब्यूज ऑफ ड्रग्स, यहाँ पे ड्रग्स का यूज, डोपिंग, मैच फिक्सिंग, ये सब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ओलंपिक वैल्यूज हैं, लेकिन आपके सिलेबस में है रिस्पेक्ट ऑल, एक्सीलेंस एंड फ्रेंडशिप, जिसको हम डीप में देखेंगे। तो ओलंपिक वैल्यूज हमारी 3 मेन कौन सी हो गई? सभी का सम्मान करना, दोस्ती और एक्सीलेंस। सो फर्स्ट इज एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ परफेक्शन। हाईएस्ट डिग्री ऑफ परफेक्शन को हम एक्सीलेंस कहते हैं। और ओलंपिक गेम्स में एक्सीलेंस का मतलब है अपना बेस्ट शॉट देना, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। और यहाँ पे खुद का बेस्ट परफॉर्मेंस देना ज्यादा जरूरी है, ना कि दूसरों को ओवरकम करना। दूसरों को हराना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन खुद का अच्छे से परफॉर्म करना, खुद का बेस्ट परफॉर्मेंस देना, वो ज्यादा जरूरी है। It is about trying one's hardest to win, but it is also about the joy of participating. मतलब अपनी जीत के लिए भरपूर कोशिश करना, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि पार्टिसिपेशन के जॉय को महसूस करना। Achieving your personal goals, striving to be and to do your best in your daily lives, enjoying the healthy combination of strong body, mind and will. तो यहाँ पे एक्सीलेंस ना सिर्फ अपनी गेम में बट अपने पर्सनल लाइफ में भी एक अच्छा इंसान बनना, अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट और विल का अच्छा कॉम्बिनेशन रखना, उसी को एक्सीलेंस बोला गया है। नेक्स्ट इज फ्रेंडशिप। तो ओलंपिक गेम्स में अलग अलग नेशन के लोग, कलर, क्रीड के लोग साथ में आते हैं, तो उनके अंदर एक फ्रेंडशिप की भावना बढ़ती है। और फ्रेंडशिप का मतलब क्या है? विलिंगनेस टू इंक्लूड इवन विद कल्चरल डिफरेंसेस। तो यहाँ पे सिर्फ एथलीट्स के बीच में फ्रेंडशिप नहीं होती है, बट नेशंस के बीच में भी दोस्ती होती है, क्योंकि जब ओलंपिक्स में वो खेलने आते हैं तो पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को जानते हैं, उनमें दोस्ती बढ़ती है और नेशंस के बीच में भी जो टेंशन चलते रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो ओलंपिक गेम्स इंस्पायर पीपल टू ओवरकम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जेंडर, रेशियल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस। हमारी अगली ओलंपिक वैल्यू है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना। किसका सम्मान करना? खुद का सम्मान करना, अपनी बॉडी का सम्मान करना, दूसरों का सम्मान करना, गेम्स के रूल्स का सम्मान करना, स्पोर्ट्स के एनवायरनमेंट का सम्मान करना और फेयर प्ले का सम्मान करना। हमारा अगला टॉपिक है ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, यानी कि जब ओलंपिक गेम्स होते हैं तो उनमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है आईओसी, एनओसी, आईएफएस का, उसके बाद होता है ओसीओजी का एंड अदर एथलीट्स, ऑफिशियल्स एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड मेंबर्स। अब हम इसको डिटेल में जानते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ओलंपिक्स को मैनेज कौन करता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इतना बड़ा जो गेम हो रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, उसकी कमेटी कौन है? आईओसी, दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। एंड इस कमेटी के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं जो कोशिश करती हैं कि ओलंपिक्स जो है वो सक्सेसफुली हो। सो इसमें 3 कैटेगरीज होती है इस कमेटी में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड होते हैं। तो ये सभी लोग मिलकर कमेटी को बनाते हैं। ये गवर्निंग बॉडी होती है ओलंपिक्स की एंड इसको क्रिएट करा था ऑन 23 जून 1894 इन पेरिस, फ्रांस बाय बैरन पेरी डी कुबर्टिन। तो दोस्तों इस कमेटी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? लुज़ान, स्विट्जरलैंड में। और इसके पहले प्रेसिडेंट थे देमेत्रियोस विकेलास, विच इज रियली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एंड इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बाच, जो 8 साल के पीरियड के लिए हैं एंड चाहे तो उनको कमेटी फिर से री इलेक्ट कर सकती है। वोटिंग के बेसिस पे प्रेसिडेंट को चुना जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसके हेडक्वार्टर्स लुज़ान, स्विट्जरलैंड में है। पहले प्रेसिडेंट इसके देमेत्रियोस विकेलास थे। ये कब हुई थी? 23 जून 1894 को पेरिस में ये बनी थी।
एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है वो ये कि पहले समर ओलंपिक्स हुए थे एथेंस ग्रीस में ऑन 6 अप्रैल 1896 एंड विंटर ओलंपिक्स हुए थे पहली बार शामोनिक्स फ्रांस में इन 1924। तो ये जो डेट है समर ओलंपिक्स 1896 एंड विंटर ओलंपिक्स शामोनिक्स में हुए थे 1924 में, ये डेट आपको याद रखनी है। एंड लास्टली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ओलंपिक्स के वैल्यूज क्या हैं, कि स्पोर्ट्स होना चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, फ्रेंडशिप और भाईचारे की भावना को हमको बढ़ाना है एंड फेयर प्ले रखना है। तो आईओसी के ऑब्जेक्टिव्स कई बार एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, या आईओसी के ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो पहला तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ओलंपिक्स होते ही क्यों है, स्पोर्ट्स कराने के लिए, तो कंडक्टिंग स्पोर्ट्स पहला। दूसरा, विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है स्पोर्ट्स में, ये भी किसका एम है, आईओसी का एक एम है। कर्ब कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन किसका हमको रोकना है, एथलीट्स का। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है फॉर एग्जाम्पल मैं सिगरेट्स बेचती हूँ, तो सिगरेट तो इंजूरियस है हेल्थ के लिए ना, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं किसी बहुत ही फेमस एथलीट को एक एड में डाल देती हूँ जो एक सिगरेट का ऐड कर रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे अरे ये तो बहुत ही फेमस एथलीट है। आपने कभी देखा है क्या विराट कोहली सिगरेट का ऐड कर रहा है, या फिर जो नीरज चोपड़ा अभी गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं वो सिगरेट का ऐड कर रहे हैं, ड्रग्स का ऐड कर रहे हैं, नहीं ना। तो गलत चीज़ों का ऐड नहीं होना चाहिए, या गलत चीज़ों को प्रमोट करने के लिए एथलीट्स का यूज़ नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। तो सोसाइटी में बैड इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए इन एथलीट्स का यूज़ नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को कर्ब करना। तो ये भी काम किसका है, आईओसी का है। नेक्स्ट इज फेयर प्ले होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, डोपिंग नहीं होना चाहिए, किसी को भी ड्रग्स और गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ाने का, दैट इज फाइट अगेंस्ट डोपिंग एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो ओलंपिक्स बहुत सारे लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम मैसेज पहुंचा सकते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का, कि किस तरीके से हमारा जो एनवायरमेंट है उसको बहुत हानि पहुंच रही है। तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, अंटार्कटिक की बर्फ पिघल रही है। तो जो एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता वो भी हम ओलंपिक्स के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो दीज वर द मेजर पॉइंट्स विच आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईओसी। हमारी अगली कमेटी है नेशनल ओलंपिक कमेटी, दैट इज एनओसी। तो सबसे सुपीरियर कौन सी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसके नीचे आती है नेशनल ओलंपिक कमेटी। तो हर एक नेशन की अपनी एक नेशनल ओलंपिक कमेटी होती है। तो टोटल वर्ल्ड में ऐसी 206 नेशनल ओलंपिक कमिटीज हैं, और ये जो नेशनल ओलंपिक कमिटीज इनको रिकग्नाइज किया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। तो जो भी एथलीट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक्स में, वो वही होते हैं, उन्हीं एनओसी से होते हैं जिनको आईओसी ने रिकग्नाइज किया है। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनओसी, कि स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, जो भी एथलीट्स ओलंपिक में परफॉर्म करने वाला है उनको भेजना वहाँ पे, प्रमोशन करना, इनकरेज करना, और डोपिंग को स्टॉप करना, यानी ऐसे सब्सटेंसेस का और ऐसी मेथड्स को रोकना जो कि इलीगल माने जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। हमारी अगली कमेटी है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स, जिसको आईएफएस कहा गया है। तो आईएफएस जो होती है वो एक नॉन गवर्नमेंटल कमेटी होती है, इस पर गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होता, ये ऑटोनॉमस होती है, स्वतंत्रता से काम करती है। और आपने देखा होगा कि हर अलग अलग गेम की अलग अलग आईएफएस होती है, जैसे फीफा होती है फुटबॉल की, फीबा होती है बास्केटबॉल की, क्रिकेट की भी होती है, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो अलग अलग गेम की आईएफएस होती है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स, और ये क्या करती है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करती है, जो चैंपियनशिप्स चल रही हैं, जो गेम्स चल रहे हैं, राइट। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आईएफएस, एंटी डोपिंग पॉलिसी को अपनाना, और कि जितने भी गेम्स हो रहे हैं वहाँ पे कोई इलीगल सब्सटेंसेस का, इलीगल मेथड्स का यूज़ तो नहीं हो रहा है, रेगुलर वर्ल्ड एंड कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप्स कराना। तो अलग अलग गेम की, फुटबॉल की, बास्केटबॉल की, टेनिस की, क्रिकेट की चैंपियनशिप चलती रहती है, उनको रेगुलेट करना और यूथ का डेवलपमेंट करना, यूथ में भी इन गेम्स को प्रमोट करना, उनको एनकरेज करना कि वो भी पार्टिसिपेट करें, राइट। तो ये होती है आईएफएस।
हमारी अगली होती है कमिटी OCOG, जिसको बोला है ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ ओलंपिक गेम्स। ये जो होती हैं पूरा जो ऑर्गेनाइजिंग यानी और ओलंपिक गेम जब डिसाइड हो जाता है कि इस जगह पे ओलंपिक गेम होगा, उस मोमेंट से OCOG जो है वो एक्शन में आ जाती है कि वेन्यू क्या होगा, स्टेडियम क्या होगा, कैसे क्या होगा, वो सब कुछ कौन देखता है, हमारी OCOG देखती है। तो ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रैक्टिकल रूप से देखती है कि हाँ भाई डिसाइड हो गया ओलंपिक गेम्स यहाँ पे होगा, तो उसके लिए स्टेडियम, वेन्यू, ट्रेनिंग हॉल्स क्या होंगे, ये सब यही डिसाइड करती हैं। और OCOG जो है वो IFS के साथ बहुत क्लोजली काम करती है। क्यों? क्योंकि NOC तो डिसाइड कर लेते कि भाई ये प्लेयर है जो खेलेगा, तो NOC से जो सिलेक्ट होता है प्लेयर वो IFS के पास जाता है एंड IFS से वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करता है। तो OCOG IFS के साथ क्लोजली काम करती है एंड OCOG का ये भी काम है कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, एथलीट्स कैसे आएंगे, स्पेक्टेटर्स जो हैं जो मैच देखने आएंगे या गेम देखने आएंगे वो कैसे आएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ एथलीट्स के लिए और फैंस के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए भी यही लोग डिसाइड करते हैं। और थ्रू आउट द ओलंपिक गेम जो ओलंपिक फ्लैग लहराता रहता है वो भी इन्हीं का काम होता है देखने का। और ओलंपिक फ्लेम जैसा हमने डिस्कस करा था, ओलंपिक फ्लेम क्या होती है, इन्हीं का काम होता है उसको लेके आने का। और पूरा जब ओलंपिक गेम खत्म हो जाता है उसके बाद ऑफिशियल रिपोर्ट भी कौन प्रिपेयर करता है, हमारी OCOG। हमारी लास्ट कमिटी है एथलीट्स, ऑफिशियल्स एंड रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। तो भाई IOC ने अपना काम कर लिया, NOC ने अपना काम कर लिया, OCOG ने अपना काम कर लिया, IFS ने अपना काम कर लिया। लास्ट में कौन आ जाते हैं, हमारे एथलीट्स, ऑफिशियल्स एंड रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। इनका भी तो रोल होता है ओलंपिक गेम्स में। हमारे जो एथलीट्स हैं जो खेलते हैं, हमारे जो अंपायर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कौन जीता कौन नहीं, हमारे जो रेफरीज हैं, जजेस हैं, छोटे छोटे जो टेक्नीशियंस हैं जो मदद करते हैं ओलंपिक गेम्स में, तो ये सारे लोग भी तो इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी तो हमारी ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस जो मदद करते हैं ओलंपिक गेम्स को हेल्ड करवाने में। तो इट इंक्लूड्स एडिशनल एसोसिएशंस, क्लब्स, एथलीट्स, जजेस, रेफरीज, कोचेस, स्पोर्ट्स टेक्नीशियंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस रिकग्नाइज्ड बाय द IOC। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 जो है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।